अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम मनोविज्ञान की क्लास को प्रारंभ करेंगे। यह मनोविज्ञान यूपी टेट में 30 नंबर का, यह मनोविज्ञान जो यूपी टेट होगा उसमें 30 नंबर का कवर करेगी और सुपर टेट में भी 30 नंबर का कवर करेगी। सुपर टेट में यह सब्जेक्ट 3 होते हैं, इसमें डिवाइड होती है। 10 नंबर की सीडीपी आएगी, 10 नंबर की जीवन कौशल और 10 नंबर का शिक्षण कौशल आएगा। फिलहाल हम यह 30 और ये वाले 10 इसके ऊपर ध्यान देंगे। इनके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे आगे की क्लासों के ऊपर। तो कहते हैं मनोविज्ञान आप पढ़ने से पहले कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मनोविज्ञान शुरुआत में दर्शन शास्त्र का अंग था। तो मनोविज्ञान शुरुआत में किस विषय से संबंधित था? तो शुरुआत में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से संबंधित था। कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी शुरू में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से किसने अलग किया? तो कहेंगे अरस्तु ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। कब अलग किया? तो 4वीं शताब्दी की साइड। 4वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की एक दर्शन शास्त्र की शाखा आई मनोविज्ञान के रूप में, अरस्तु ने अलग किया। अब दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता था? तो मनोविज्ञान में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत उस ज्ञान का अध्ययन किया जाता था जो हमारी ये पांचों इंद्रियां हैं। हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें जो ज्ञान प्रदान किया गया, उस ज्ञान का अध्ययन किया जाता था मनोविज्ञान के अंतर्गत। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह ज्ञान अर्थात हम कह सकते हैं कि वह ज्ञान जो आत्मा, परमात्मा परमात्मा से संबंधित होता था, उस ज्ञान का अध्ययन किया जाता था। किसके अंतर्गत? उस ज्ञान का अध्ययन किया जाता था दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। अब उसी समय एक यूनान के जो दर्शन शास्त्री आते हैं, यूनान के दर्शन शास्त्री आते हैं, नाम होता है उनका अरस्तु। नाम उनका अरस्तु होता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। उन्होंने इसलिए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा कि हमारे शरीर में प्रमुख स्थान किसका है। जैसे यह हमारा शरीर है, यह हमारा शरीर है और इसमें प्रमुख स्थान आत्मा का है। इसमें प्रमुख स्थान किसका है? तो इसमें प्रमुख स्थान आत्मा का है। यानी कि हमें इस शरीर को समझने के लिए इसमें हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? जब भैया प्रमुख स्थान शरीर में आत्मा का है तो हमें आत्मा का ही तो अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो यह पांचों इंद्रियां हैं यह ज्ञान ले जाकर किसको दे रही हैं? यह ज्ञान ले जाकर आत्मा को दे रही हैं। और अब शरीर में प्रमुख स्थान भी आत्मा का है तो हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। यह किसने कहा? यह अरस्तु ने कहा। अब अरस्तु के सपोर्ट में कौन कौन आए? तो अरस्तु के सपोर्ट में प्लेटो आए, दिकारते आए। अरस्तु, प्लेटो, दिकारते आए। अब इसके अंतर्गत आते हैं रुडोल्फ गोल्की। रुडोल्फ गोल्की रुडोल्फ गोल्की। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा गया कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने आत्मा की तुलना खून से करी है? तो आप कहेंगे आत्मा की तुलना खून से करने वाले मनोवैज्ञानिक होते हैं दिकारते। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हमारे शरीर में जो खून बहता है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही खून है। इन्होंने कहा कि जब हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तब खून का निर्माण बंद हो जाता है। और खून कब बनना बंद होता है? जब आत्मा निकल जाती है। इनका यह वाक्य आज भी सत्य है, क्योंकि आदमी की मृत्यु होने के बाद, आत्मा शरीर से निकलने के बाद उसमें खून का निर्माण बंद हो जाता है। एक और मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से 1590 में इनकी एक पुस्तक आती है, रुडोल्फ गोल्की की पुस्तक आती है 1590 में। पुस्तक का नाम होता है साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम होता है साइकोलॉजिया। इनकी पुस्तक का नाम होता है साइकोलॉजिया। पुस्तक में मनोविज्ञान शब्द प्रथम बार देखा गया। आपसे क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान शब्द कौन सी पुस्तक में प्रथम बार देखा गया? किसकी पुस्तक में? आप बताएंगे भैया रुडोल्फ गोल्की की पुस्तक होती है जिसमें साइकोलॉजिया शब्द प्रथम बार देखा गया। पुस्तक का नाम साइकोलॉजिया होती है। मनोविज्ञान शब्द प्रथम बार देखा गया। यह पुस्तक आती है 1590 में। एक और मनोवैज्ञानिक होते हैं, इनके सपोर्ट में आते हैं, उनका नाम होता है गैरेट। उनका नाम होता है गैरेट। आपसे पूछा जाए कि गैरेट ने क्या किया, आप बताएंगे कि गैरेट, इतिहास में 2 लोगों ने सिर्फ साइकोलॉजी शब्द की व्याख्या करी है। साइकोलॉजी जो शब्द होता है,
साइकोलॉजी शब्द जो होता है उसकी सिर्फ दो लोगों ने ही व्याख्या करी है। पहला शब्द होता है साइकी, दूसरा शब्द होता है लोगस। दूसरा शब्द होता है साइकी का अर्थ इन्होंने क्या बताया, गैरेट ने बताया। गैरेट के अनुसार साइकी का शब्द का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब बताया अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। किसके अनुसार? गैरेट के अनुसार। दूसरे जो मनोविज्ञान शब्द की दूसरी व्याख्या पेम्पोलॉजी ने करी है। तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? यह कहते हैं कि साइकोलॉजी होता है साइकिधन लोगस, ग्रीक भाषा का शब्द है। आप कहेंगे क्रिस भाषा का, तो ग्रीक भाषा का या ग्रीस भाषा का शब्द होता है कौन सा? साइकोलॉजी। अब कहते हैं यह कहानी होती है 16वीं शताब्दी की। इतनी कहानी 16वीं शताब्दी की, अब 17वीं शताब्दी आती है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो उसमें एक मनोवैज्ञानिक आते हैं पेम्पोलॉजी। पेम्पोलॉजी क्या कहते हैं? पेम्पोलॉजी कहते हैं कि अपना एक कथन जारी करते हैं कि आप आत्मा को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। जब आप आत्मा को देख ही नहीं सकते तो आप उस आत्मा का अध्ययन किस प्रकार करेंगे? जब आप उस आत्मा को देख ही नहीं सकते तो आप उस आत्मा का अध्ययन किस प्रकार करेंगे? जब अध्ययन नहीं कर सकते तो आप मनुष्य को किस प्रकार समझेंगे? इत्यादि सवाल उठते हैं। और अर्थात पेम्पोलॉजी क्या कहते हैं? पेम्पोलॉजी अपने एक मनोविज्ञान जो होता है उसको नए रूप में प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो आपको चीज समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट करें और वीडियो ना पसंद आए तो भी कमेंट करें, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम आपकी गारंटी देते हैं कि हम आपको कम से कम 30 में 28 नंबर की हम आपको गारंटी देते हैं कि 28 आपके सुनिश्चित हैं। 2 नंबर हैं उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। 30 में 28 नंबर का जरूर फंसेगा, इस बात की गारंटी है। अब आते हैं कौन सी शताब्दी? शताब्दी आती है 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में कहा गया कि भैया जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का नहीं बल्कि मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। किसने कहा? कहेंगे पेम्पोलॉजी ने कहा क्या कि मनोविज्ञान, पेम्पोलॉजी ने क्या कहा कि भैया मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अब मन को विज्ञान के रूप में इनके जो समर्थनकर्ता थे वो कौन थे? पेम्पोलॉजी के बाद जॉन लॉक इनके समर्थनकर्ता के रूप में आते हैं। जॉन लॉक, जॉन लॉक आते हैं, बर्कली आते हैं और थॉमस रीड आते हैं। जॉन लॉक, बर्कली, थॉमस रीड। अब मनोविज्ञान की आपसे पूछा जाए कि पहली व्याख्या तो गैरेट ने करी जबकि दूसरी व्याख्या पेम्पोलॉजी करते हैं। पेम्पोलॉजी ने भी वही बताया कि मनोविज्ञान होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकी होता है पहला शब्द और दूसरा होता है लॉगस। इसमें इन्होंने बताया साइकी का अर्थ होता है मन, इन्होंने बताया अध्ययन। इन्होंने क्या किया? अर्थात भैया मनोविज्ञान तो मन का विज्ञान है ना कि आत्मा का विज्ञान है। क्योंकि जिस आत्मा को आप देख नहीं सकते उसका अध्ययन कैसे करेंगे? उसके पीछे जो शब्द जुड़ा विज्ञान। अब विज्ञान किस लिए कहा जाता है? जैसे मूर्त चीज है, मूर्त चीज के ऊपर हम प्रयोग कर सकते हैं। जब हम मूर्त चीज के ऊपर हम जब प्रयोग कर सकते हैं, जब प्रयोग करेंगे तभी तो वो विज्ञान कहलाएगा। अब अमूर्त जब हम उस चीज को देख ही नहीं सकते, जब हम उसको देख नहीं सकते तो उसको प्रयोग कहां से करेंगे? जब हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते तो वह विज्ञान कहां से है? तो अर्थात इन्होंने क्या कहा? आपसे पूछा जाए कि पेम्पोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, आप बताएंगे कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब शताब्दी आती है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी की बात है। 19वीं शताब्दी की बात है। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। आपसे पूछा जाए कि भैया मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? आप बताएंगे कि भैया मनोविज्ञान को तो चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने कहा। विलियम वुंट होते हैं मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले। इनके सपोर्ट में इनके शिष्य आते हैं, इनका नाम होता है इनके शिष्य का विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इनके शिष्य का नाम होता है। इनके सपोर्ट में आते हैं सरली आते हैं। सरली के बाद आते हैं बाईपास। यानी कि इन लोगों ने सपोर्ट किया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान बताया?
चेतना का विज्ञान बताया। आपसे पूछा कौन सी शताब्दी में बताया, आप बताएंगे भैया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि चेतना क्या है, चेतना एक प्रकार की संवेदना होती है, यानी कि संवेदना। अब संवेदना क्या है, हम संवेदना के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, इनके द्वारा जो ज्ञान को ग्रहण किया गया, उसके द्वारा इन्होंने यह ज्ञान ग्रहण किया। इसके सर्वप्रथम जो ज्ञान होगा, जो ग्रहण किया, इसी चीज को कहेंगे हम चेतना। जब इसी चीज को हम कहेंगे संवेदना, और संवेदना संवेदना को ही हम चेतना कहते हैं। अब चेतना को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मार्कर है, इस मार्कर को हम देख रहे हैं, इस मार्कर को देखने में हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की संवेदना बनती है, हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की संवेदना जागृत होती है कि मार्कर इतना बड़ा है, इसको पकड़ने के लिए हाथ से इतना ही उठाना पड़ेगा। तो यह संवेदना हमारे मस्तिष्क से हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा पहुंचाई गई। इन्होंने कहा भैया यदि मनुष्य को समझना है तो उसकी चेतना को समझना होगा। इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान है, क्योंकि वो मनुष्य को समझना है तो उसकी चेतना को समझना। अब चेतना, अब इस बात का खंडन मैकडूगल के द्वारा ही किया गया है, मैकडूगल के द्वारा नहीं, सॉरी, और एक मनोवैज्ञानिक नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो एक चेतन, अचेतन और अर्धचेतन नाम के वो उन्होंने मन बताए, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन प्रकार के। अब इन्होंने क्या कहा था कि मन 3 प्रकार के हैं। इन्होंने क्या कहा, विलियम वुड ने कि चेतना और अर्धचेतन, चेतन बताया। इन्होंने इतने मन बता दिए और इन्होंने कहा कि अचेतन हम मनुष्य को चलाता है, जो कि 90% है, यह सिर्फ 10%। अब इनके अनुसार क्या है, संपूर्ण शरीर को 10% का अध्ययन करेंगे हम मनुष्य को समझने के लिए, नहीं। यह भी एक मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी थे, नाम ध्यान आ गया, उनका नाम है सिगमंड फ्राइड। नाम उनका सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड उनका नाम है। तो आगे समझते हैं कि मनोविज्ञान में चेतना का विज्ञान है, किसने कहा, विलियम वुड ने। इनके सपोर्ट करता विलियम जेम्स, आगे आता है नाम सर्ली, फिर उसके बाद आता है नाम बाइपस। अब विलियम वुड के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कि विलियम वुड कौन है, कहाँ के निवासी थे विलियम वुड। और आपने पूछा गया क्या है कि मनोविज्ञान को चेतना के रूप में किसने प्रदर्शित किया, आप बताएंगे भैया विलियम वुड ने किया। यहां तक यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूर चलेंगे। विलियम वुड के विषय में हम चर्चा करते हैं। विलियम वुड कौन है, तो विलियम वुड एक जर्मन के, विलियम वुड एक जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, देश था इनका जर्मन, यह जर्मनी के रहने वाले थे। विलियम वुड, आपसे पूछा गया कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करी, आप बताएंगे भैया विलियम वुड वह मनोवैज्ञानिक है, जर्मन के निवासी थे, जर्मन के लिपजिंग शहर में, जर्मन के लिपजिंग शहर में, लिपजिंग शहर में, लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से, किस नाम से, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से, लिपजिंग, लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से, लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से मनोविज्ञान की प्रथम, लिपजिंग विश्वविद्यालय के नाम से मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करी, जिस विश्वविद्यालय को वर्तमान में हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। अब इस प्रयोगशाला की स्थापना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कब करी गई, तो आप बताएंगे 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करी गई। इस प्रयोगशाला में जो होता है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी, इसके अंतर्गत किशोर और किशोरियों की चेतना का अध्ययन किया जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता था, आप बताएंगे भैया चेतना का अध्ययन किया जाता था। किसका अध्ययन, तो चेतना का। अब क्या कारण थी, क्या आवश्यकता थी और क्या जरूरतें आन पड़ी कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करनी पड़ी विलियम वुड के द्वारा। अब कहते हैं कि विलियम वुड ने कहा कि जिस चीज का हम मूर्त रूप से अध्ययन ही नहीं कर सकते और प्रयोग नहीं कर सकते, वह विज्ञान कहा ही नहीं जा सकता उसके लिए। तो इन्होंने कहा कि भैया हम चेतना के ऊपर हम प्रयोग कर सकते हैं, और उस प्रयोग को, अपनी बात को सत्य करने के लिए इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करी और अध्ययन किया गया, उसमें प्रयोग किया गया, किशोर और किशोरियों की चेतना के ऊपर प्रयोग किया गया। अब आगे बात आती है 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी की बात आती है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस रूप में जाना गया, तो हम चर्चा करते हैं कि मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना गया। अब आपसे पूछा गया कि भैया मनोविज्ञान तो व्यवहार का विज्ञान है,
मनोविज्ञान तो व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा? तो जेबी वॉटसन के द्वारा कहा गया कि भैया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किस शताब्दी में कहा गया? आप बताएंगे भैया कि 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी आती है, 20वीं शताब्दी आती है मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान में देखने के लिए। 20वीं शताब्दी होती है मनोविज्ञान से, 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान, और एक वर्तमान तक यह रूप प्रचलित है। किसने कहा? तो जेबी वॉटसन के द्वारा कहा गया। जेबी वॉटसन के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। इनके समर्थनकर्ता कौन है? तो हम बताते हैं, इनके समर्थनकर्ता B.F. स्किनर हैं। इनके समर्थनकर्ता B.F. स्किनर हैं। इनके समर्थनकर्ता E.P. पावलव हैं, और इसके समर्थनकर्ता कौन है? C.L. हल हैं। आप कहते हैं कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने करी? तो व्यवहारवाद की स्थापना 1912 में, 1912 से 1913 में जेबी वॉटसन के द्वारा करी गई। और मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में किस रूप में जाना गया प्रथम बार? तो मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना गया। किसने कहा? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो जेबी वॉटसन के द्वारा कहा गया प्रथम बार कि भैया जो मनोविज्ञान होता है वो व्यवहार का विज्ञान है। अब व्यवहार का विज्ञान में इन्होंने क्या तर्क दिया? अब मनुष्य के जो बाहरी क्रियाएं होती हैं, मनुष्य का जो बाहरी क्रियाएं होती हैं, उन्हें कहा गया व्यवहार। मनुष्य की हम व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। मनुष्य की बाहरी क्रियाओं को कहते हैं हम क्या? व्यवहार। अब जैसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई मनुष्य है, वह अपने व्यवहार में क्रोधित रूप का है, तो हम कह सकते हैं वह तो क्रोधित व्यक्ति है। हमने कैसे जाना कि उसका व्यवहार क्रोधित रूप का है? वह उसके व्यवहार में ही कोमलता है, कोमलता जैसे दयालुता है उसके व्यवहार में, कह सकते हैं वह व्यक्ति दयालु टाइप का है, दयालु प्रकार का है। तो हमने उसके बाहरी व्यवहार का ही तो अंदर अध्ययन किया, ना कि हम उसके अंदर उस मनुष्य के जाके अध्ययन किया। हम उसकी क्रियाओं को देखकर, यानी कि मनुष्य की जो बाहरी क्रियाएं होती हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं भैया? हम कहते हैं उस चीज को व्यवहार कहते हैं। व्यवहार। अब जेबी वॉटसन की एक पुस्तक आती है, जेबी वॉटसन की एक पुस्तक आती है 1924 में। 1924 में जेबी वॉटसन की पुस्तक आती है, नाम होता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इनकी एक पुस्तक आती है। बिहेवियरिज्म इनकी एक पुस्तक है बिहेवियरिज्म। 1924 में उनकी यह पुस्तक आती है जेबी वॉटसन की। और उसके बाद 1912-13 में व्यवहारवाद की स्थापना। आपसे पूछा गया कि व्यवहारवाद की स्थापना किसने करी? आप बताएंगे व्यवहारवाद की स्थापना 1912-13 के दौरान जेबी वॉटसन ने करी। एक और क्वेश्चन बनता है कि आपसे पेपर में पूछा गया कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आप बताएंगे भैया मैकडूगल ने किया था। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल के द्वारा किया गया। मैकडूगल के द्वारा किया गया। अब मैकडूगल की भी एक पुस्तक आती है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी आती है, उनकी यह पुस्तक होती है। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से, इन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से कहा कि यह भैया जो चेतना शब्द है, यह बहुत ही बुरा शब्द है, और यह मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि मनोविज्ञान को चेतना शब्द से उल्लिखित करना पड़ रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में किसने कहा? जेबी वॉटसन ने कहा। समर्थनकर्ता व्यवहारवादी B.F. स्किनर, E.P. पावलोव, C.L. हल होते हैं। 1912 और 13 के दौरान व्यवहारवाद की स्थापना करी गई। 1924 में आती है इनकी पुस्तक जेबी वॉटसन की बिहेवियरिज्म। यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुकी है एक बार। और मैकडूगल की भी पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है, यह भी पेपर में आ चुकी है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और C.L. हल व्यवहारवादी हैं। आपसे पूछा E.P. पावलोव व्यवहारवादी, B.F. स्किनर व्यवहारवादी होते हैं। अब एक कोटेशन आती है वुडवर्थ की, आइए उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। आपने वुडवर्थ की एक कोटेशन है, यानी कि एक परिभाषा है। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, और आत्मा का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया। सॉरी, आती है उस कोटेशन, मनोविज्ञान की एक कोटेशन होती है कि वुडवर्थ की एक कोटेशन है मनोविज्ञान में। उन कोटेशन के ऊपर और आगे के ऊपर विलियम जेम्स के ऊपर, और अब मनोविज्ञान के जनक के विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास को कल देखेंगे। आपसे पूछा गया कि मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं?
मनोविज्ञान के जो जनक हैं ये कौन हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का पेपर दे रहे हैं तो आप कहेंगे मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स हैं। अगर आप रीट का पेपर दे रहे हैं तो आप कहेंगे विलियम बुंट हैं। क्यों? क्योंकि 1880 के दौरान विलियम बुंट ने मनोविज्ञान को 1880 के दौरान विलियम बुंट ने मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में प्रदर्शित किया था 1880 के दौरान। और जब हमें पता है कि 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला आई, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, आप बताएंगे विलियम बुंट। आपसे एक और चीज पूछी जाए कि अंतरदर्शन विधि के जनक कौन है, तो आप कहेंगे भैया विलियम बुंट। और अंतरदर्शन विधि के अंतर्गत क्या होता है, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि मनुष्य के अंदर की जो चेतना होती है, यानी कि आंतरिक माहौल होता है, मन के अंदर की स्थिति का अध्ययन करना ही तो चेतना कहलाती है। उसी चीज को अध्ययन करने की विधि को ही कहा गया अंतरदर्शन। और अंतरदर्शन विधि के जनक विलियम बुंट। 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। 1880 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम एक अलग विषय के रूप में किसने मान्यता दी, तो आप कहेंगे विलियम बुंट ने मनोविज्ञान को सर्वप्रथम एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी। और विलियम जेम्स होते हैं जो कि प्रकार्यवाद के जनक हैं, जो विलियम बुंट के शिष्य हैं। ये अमेरिका के निवासी थे, ये जर्मनी के निवासी थे। बाद में विलियम जेम्स और विलियम बुंट के आपसी विचारों में मतभेद हो गया। इन्होंने प्रकार्यवाद की स्थापना की और इन्होंने संरचनावाद या अपनी सुदृढ़ धारा पे ही चलते रहे। इन्होंने भी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं तो हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट जरूर करें, यदि कहीं कोई त्रुटि जहां पे आपको समझ में ना आ रही हो तो कमेंट जरूर करें। और हमारा जो ईवीएस का भी वीडियो आया था, क्लास आई थी रमन सर के द्वारा, उसमें भी कोई अगर समझ में ना आए तो उस पे भी कमेंट करें। और हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप हमारे टेलीग्राम की लिंक को भी जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको संपूर्ण विषय से संबंधित नोट्स प्रदान किए जाएंगे फ्री में, निःशुल्क। तो धन्यवाद।